आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 1500 भील आदिवासियों को अंग्रेजी सेना ने चारों तरफ से घेर कर मार डाला। आखिर क्यों और किसके कहने पर हुआ था मानगढ़ धाम नरसंहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में दर्ज ऐसे आदिवासी शूरवीरों की जो सिर्फ और सिर्फ धनुष बाणों की बुते ही अंग्रेजों की तोपों और मशीन गनों से जा भिड़े थे। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़े नरसंहार मानगढ़ धाम की, जिसे इतिहास के पन्नों में वो जगह कभी नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी संख्या में हुआ बलिदान शायद ही आपने कभी सुना और पढ़ा होगा, जिसमें 1500 या उससे अधिक आदिवासी भीलों ने अपनी शहादत दी थी। लेकिन इतिहास की इतनी बड़ी घटना को सिर्फ राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से इतिहास के पन्नों में समेट कर रख दिया गया है। आज हम उन्हीं समेटे हुए इतिहास के पन्नों को एक एक करके टटोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग के हत्याकांड से ज्यादातर लोग परिचित थे, जहां लगभग 400 लोग शहीद हुए थे। किंतु इससे भी लगभग 6 साल पहले 17 नवंबर 1913 को तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पर जलियांवाला बाग से भी बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 550 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल बांसवाड़ा के जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर है मानगढ़ धाम। आनंदपुरी पंचायत समिति मुख्यालय से आगे बढ़ते हुए करीब 4 किमी दूर से ही एक पहाड़ साफ नजर आता है। 110 साल पहले हुए नरसंहार का गवाह रहा ये पहाड़ इसकी कहानी खुद में समेटे हुए है। लोग अब इसे मानगढ़ धाम के नाम से बुलाते हैं। इसका करीब 80% भाग राजस्थान और 20% हिस्सा गुजरात में पड़ता है। मानगढ़ पहाड़ी चारों ओर जंगल से घिरी हुई है। पहाड़ी की ऊंचाई करीब 800 मीटर मानी जाती है। पहचान के नाम पर घटना के करीब 80 साल तक यहाँ कुछ नहीं था। बीते 2 दशक में ही यहाँ शहीद स्मारक, संग्रहालय और सड़क बनाई गई है। एक तरह से कहे तो मानगढ़ की ऐतिहासिकता को मान लिया गया है। लेकिन चारों ओर जंगल से घिरे मानगढ़ पहाड़ पर 110 साल पहले क्या स्थितियाँ रही होगी, ये वहाँ पहुँचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि आप मानगढ़ पहाड़ी पर जाएंगे तो आपको यहाँ एक धूनी मिलेगी और साथ ही मिलेगी उस समय के आदिवासी नायक गोविंद गिरी की मूर्ति। कौन थे गोविंद गुरु? तो दोस्तों, मानगढ़ की बात की जाए और गोविंद गुरु की बात ना की जाए तो ये वैसा ही होगा जैसा कि एक मूवी में से हीरो को साइड कर दिया हो। बात तब की है जब 1857 के सैन्य विद्रोह को 1 साल भी नहीं हुआ था। देश उथल पुथल से गुजर रहा था। 1857 की क्रांति के 1 साल बाद गोविंद गुरु का जन्म हुआ। गोविंद गिरी या गोविंद गुरु बंजारा का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में गौर जाति के एक बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु ने 1880 में आदिवासियों को जागरूक करने के लिए आंदोलन चलाया। उन दिनों स्थानीय लोग ब्रिटिश हुकूमत और देसी रियासतों के टैक्स, बेगारी प्रथा समेत कई अत्याचारों से जूझ रहे थे। इतिहासकार और रिटायर्ड प्रोफेसर बीके शर्मा कहते हैं, आदिवासियों पर जबरन टैक्स लगाए जा रहे थे, लोगों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। इन्हीं हालात में गोविंद गुरु के आंदोलन से एक नई चेतना का उदय हुआ। गोविंद गुरु ने लोगों को समझाया कि धूनी में पूजा करे, शराब मांस नहीं खाए, स्वच्छ रहे। उनके आंदोलन से चोरी तक की घटनाएं बंद हो गई थी और शराब का राजस्व घट गया था। गोविंद गुरु राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को शिक्षित बनाकर देश की मुख्य आवाज बनाना चाहते थे। एक और उनके नेतृत्व में आदिवासी जागरूक हो रहे थे तो दूसरी ओर देसी रजवाड़े व उनकी रहनुमा अंग्रेजी हुकूमत को लगने लगा कि अगर आदिवासी एकजुट होंगे तो ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। धूनी तपे तीर के लेखक और पूर्व IPS अधिकारी हरिराम मीणा कहते हैं, साल 1903 में गोविंद गुरु ने समसभा की स्थापना की। जन जागृति का ये आंदोलन बढ़ता गया। देसी रियासतों को लगने लगा कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी अपने लिए अलग स्टेट की मांग करेंगे। लंबे समय से राजे महाराजे भीलों और आदिवासियों से बेगारी कराते आए थे। वो अब भी ऐसा ही चाहते थे। जब आदिवासियों ने ऐसा करने से मना किया तो राजे महाराजे से लेकर अंग्रेज तक उनसे नाराज रहने लगे। गोविंद गुरु के कहने पर आदिवासियों ने शराब पीना बंद किया तो शराब कारोबारियों के धंधे पर असर पड़ने लगा। इससे अंग्रेजी हुकूमत को जो टैक्स के तौर पर आमदनी होती थी वो बंद हो गई। आदिवासियों की बढ़ती जागरूकता देशी रजवाड़ों, अंग्रेजों और व्यापारियों सभी
को नाखुश कर रही थी। सभी उनके खिलाफ होने लगे। आदिवासियों में बढ़ती जागरूकता, साथ ही शराब की बिक्री में आई भारी गिरावट और आदिवासियों के लिए अलग स्टेट की मांग की आवाज उठते देख देसी रियासतों की रात की नींद उड़ने लग गई। कई जगह ऐसी अफवाह भी फैल रही थी कि आदिवासी मिलकर देसी रियासतों पर कब्जा करना चाहते हैं। अब यहीं से मानगढ़ धाम हत्याकांड के षड्यंत्र की नींव रखी जाने लगी। अब देसी रियासतों ने अंग्रेजों के कान भरना शुरू कर दिया था। इस दौरान देसी रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से ये कहा कि ये आदिवासी अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ शराब की बिक्री कम हो गई है, क्योंकि शराब बिक्री का कुछ हिस्सा ब्रिटिश सरकार को भी जाता था। इसलिए ऐसी खबरों ने आग में घी का काम किया। गोविंद गुरु के आंदोलन का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि देसी रियासतों और जमींदारों ने ब्रिटिश हुकूमत से इनके आंदोलन की शिकायत शुरू कर दी। अब अंग्रेजों ने भी आदिवासियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। यहीं से हालात और ज्यादा बिगड़ते गए और 17 नवंबर 1913 की पूरी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। कुछ समय में लाखों लोग गोविंद गुरु के भक्त बन गए। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सभा का वार्षिक मेला मानगढ़ पहाड़ी पर होता था, जिसमें लोग हवन करते हुए घी एवं नारियल की आहुति देते थे। लोग हाथ में घी के बर्तन तथा कंधे पर अपने परंपरागत शस्त्र लेकर आते थे। मेले में सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं की चर्चा भी होती थी। इससे वागड़ का यह आदिवासी क्षेत्र ब्रिटिश सरकार तथा स्थानीय सामंतों के विरोध की आग में सुलगने लगा। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक मेला होने वाला था। इससे पूर्व गोविंद गुरु ने शासन को लेटर के द्वारा अकाल से पीड़ित आदिवासियों से खेती पर लिया जाने वाला कर घटाने, धार्मिक परंपराओं का पालन करने देने तथा बेगार के नाम पर उन्हें परेशान न करने का आग्रह किया था। गोविंद गुरु का जन जागृति आंदोलन अब चरम पर था। मानगढ़ पर यज्ञ के लिए लोगों का कई दिनों से आना जारी था। राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त तत्कालीन पत्र भी बताते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने 13 और 15 नवंबर को गोविंद गुरु से मानगढ़ पहाड़ी खाली करने के लिए कहा था। हालांकि गोविंद गुरु ने इसके जवाब में यह कहा था कि लोग यहाँ यज्ञ के लिए जुट रहे हैं, लेकिन देसी रियासतों और सामंतवादों ने अंग्रेजों के कान कुछ इस कदर भर दिए थे कि उन्होंने गुरु गोविंद की किसी बात को नहीं सुना। अंग्रेजों को लग रहा था कि गोविंद गुरु आदिवासी लोगों को एकत्र कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उस वक्त तक पहाड़ी पर लाखों आदिवासी एकत्र हो चुके थे। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु और आदिवासियों को पहाड़ी तुरंत खाली कर देने को कहा। उस वक्त आदिवासी अंग्रेजों और देसी रियासतों की दोहरी मार और अत्याचारों से गुजर रहे थे। उनसे मनमाना टैक्स वसूला जा रहा था। उनको बिना पैसा दिए मजदूरी करवाई जा रही थी। साथ ही उनके साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। ऐसे में आदिवासियों का गुस्सा सामंतवादों के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत के लिए भी 7वें आसमान पर था। ऐसे में उनके लिए गोविंद गुरु एक नायक के तौर पर सामने आए थे और आदिवासियों की हर आवाज को बेबाकी के साथ सामने रख रहे थे। आदिवासी गोविंद गुरु के साथ पहाड़ी पर जम गए और वहां से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अंग्रेजों की सारी धमकियों को दरकिनार कर दिया और पहाड़ी पर अपने नायक गोविंद गुरु के साथ डट गए। तब यह इलाका बम्बई राज के अधीन था। बम्बई राज का सेना अधिकारी अंग्रेजी सेना लेकर 10 नवंबर 1913 को ही मानगढ़ पहाड़ी के पास पहुंच गया था, लेकिन सशस्त्र भीलों ने बलपूर्वक आयुक्त सहित सेना को वापस भेज दिया। सेना पहाड़ी से कुछ दूरी पर जाकर ठहर गई। भीलों और अंग्रेजों के बीच कोई बातचीत नहीं होने की स्थिति बनती गई। अंग्रेजों ने तुरंत मेवाड़ छावनी से सेना बुलाई। अब अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी को तोपों और मशीन गनों के साथ घेरना शुरू कर दिया। प्रोफेसर अरुण वघेला बताते हैं कि गुजरात के कुंडा, बांसवाड़ा के वर्तमान आनंदपुरी और मोर्चा वाली घाटी की ओर से मानगढ़ को फौज ने घेर लिया था। इस ऑपरेशन में ब्रिटिश सेना के साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बड़ौदा, जोगरबारिया, गायकवाड़ रियासतों की फौज और मेवाड़ भील कोर की कंपनी भी थी। फौज ने पहाड़ी का नक्शा बनाया था और खच्चरों से मशीन गन और तोप मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचाई थी। मेजर हेमिल्टन और उनके 3 अफसरों ने सुबह 6:30 बजे हथियारबंद फौज के साथ मानगढ़ पहाड़ी को 3 ओर से घेर लिया था। अंग्रेजी शासन की ओर से कर्नल शट्टर ने आदिवासियों पर गोलीबारी के आदेश दिए। सुबह 8:10 पर शुरू हुई गोलीबारी 10 बजे तक चलती रही। इसमें
इसमें ज्यादातर आदिवासी निहत्थे थे। सिर्फ कुछ के पास ही शस्त्रों के रूप में तीर धनुष थे। आदिवासी इन तीर धनुष की सहायता से ही अंग्रेजों से जा भिड़े, लेकिन आधुनिक तोपों और मशीन गनों के आगे वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। मानगढ़ पर गुजरात सीमा में कुंडा गांव के निवासी बताते हैं कि गोलीबारी तब रोकी गई जब अंग्रेज अफसर ने देखा कि एक मृत महिला से लिपटकर उसका बच्चा स्तनपान कर रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त तत्कालीन ब्रिटिश पत्रों से ये पता चलता है कि इस फोर्स में 7वीं जाट रेजिमेंट, 9वीं राजपूत रेजिमेंट, 104 वेल्स रेज राइफल रेजिमेंट, महू, बड़ौदा, अहमदाबाद छावनियों से एक कंपनी पहुंची थी। मेवाड़ भील कोर से कैप्टन जेपी स्टेकलिन के नेतृत्व में 2 कंपनियां पहुंची थी। पूर्व आईपीएस हरिराम मीणा बताते हैं एक कंपनी में करीब 120 जवान होते हैं, इनमें 100 हथियारबंद होते हैं। इतनी ही फौज मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ देसी रियासतों से शामिल हुई। 1,500 शहीदों के बराबर ही फौजी थे। वह कहते हैं मेरी रिसर्च के अनुसार मानगढ़ में करीब 1500 लोग मारे गए थे। 700 लोग तो गोलीबारी में ही मारे गए और जब कि इतने ही पहाड़ी से गिरकर और उपचार के अभाव में मारे गए। इतिहासकार और रिटायर्ड प्रोफेसर बीके शर्मा भी मानते हैं कि 1,500 आदिवासी इस नरसंहार में मारे गए थे। मानगढ़ पर लिखी गई किताबें और यहाँ संग्रहालय में उपलब्ध जानकारी भी 1500 लोगों की मौत का दावा करती है। घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारी सरकार को मृतकों की सही संख्या नहीं बताते हैं, पर ये जानकारी देते हैं कि मानगढ़ पहाड़ी को खाली करा लिया गया है। 8 लोग घायल हुए हैं और 900 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। घटना के बाद गोविंद गुरु और शिष्य पुंजा पारगी को सजा दी गई। बाद में गोविंद गुरु को मौत से उम्र कैद और बाद में बांसवाड़ा, संतरामपुर और मानगढ़ नहीं जाने की पाबंदी के साथ रिहा कर दिया गया। इस तरह आदिवासियों के आंदोलन को नरसंहार में बदलकर कुचल दिया गया। फांसी की सजा से उम्र कैद और फिर सशर्त रिहाई के बाद दाहोद में 1921 में गोविंद गुरु की मृत्यु हो गई। आज भी अनेक धुनिया है और गोविंद गुरु की आज भी पूजा की जाती है। 17 नवंबर 1913 को हुए नरसंहार के बाद करीब 80 दशक तक मानगढ़ पर किसी के भी आने जाने पर पाबंदी रही। इतिहासकार अरुण वाघेला कहते हैं लोग इस घटना के बाद खौफ में थे, इसलिए आसपास के इलाके के लोग भी अपने गांव को छोड़कर अन्य जगह चले गए। मानगढ़ के महंत रामचंद्र गिरी कहते हैं मानगढ़ हत्याकांड में जो गोलियां चलाई गई थी उसमें मेरे दादा हाला और दादी आमरी की मौत भी हुई थी। वे बावरी के रहने वाले थे। यहाँ 1500 से अधिक लोग शहीद हुए। यही लोगों की लाशें पड़ी रही और यहीं सड़ गई। अरुण वाघेला बताते हैं इस घटना के बाद जब भी आदिवासी एकत्रित हुए तो इनको मानगढ़ जैसी होगी कहकर डरा दिया जाता था। गुजरात के दाहोद के विराट खेड़ी में 1938 में एकजुट हुए आदिवासियों को मानगढ़ याद दिलाकर तितर बितर कर दिया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी में इतिहासकार के प्रोफेसर अरुण वाघेला बताते हैं मानगढ़ पहाड़ी के गुजरात वाले हिस्से में स्मृति वन बना है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ मानगढ़ में मारे गए लोगों की संख्या को 1507 बताया गया है। बांसवाड़ा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया कहते हैं जब हाल ही में यहाँ खुदाई करवाई गई थी तब ब्रिटिश सरकार की 303 गोलियां मिली थी जिन्हें उदयपुर संग्रहालय में ले जाया गया। दरअसल मानगढ़ गवाह है भील आदिवासियों के अदम्य साहस और एकता का, जिसकी वजह से अंग्रेजों को नाको चने चबाने पड़े। ये एकजुटता भील आदिवासियों के नेता गोविंद गुरु की अगुवाई के कारण पैदा हुई थी। उनका जीवन भील समुदाय के लिए रहा। इस ऐतिहासिक विद्रोह में भीलों के निशाने पर केवल अंग्रेज नहीं थे बल्कि स्थानीय रजवाड़े भी थे जो लगातार इन आदिवासियों पर जुल्म ढा रहे थे। लेकिन भील आदिवासियों के इस बलिदान को इतिहास के पन्नों में वो जगह कभी नहीं मिल पाई जिसके वे हकदार थे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि इन आदिवासियों की शौर्य गाथा देश का बच्चा बच्चा जान सके।